नहीं होगा तब तक आप सब विषय भी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटी से सारा सिस्टम बनता है ना। उसी तरह पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले भारतीय इतिहास जानना आवश्यक है। क्यों भाई, देखिए संविधान जो बना है, तो संविधान तो अचानक बना नहीं है। संविधान बनने के पहले कई वर्षों तक छोटे छोटे कानून बनते रहे, जो आखिरकार नया कानून बन के निकला, वो है भारतीय संविधान। अब देखिए सबसे पहला सवाल आता है, संविधान किसे कहते हैं, यानी संविधान क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं, बताइए। यानी संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, किसका, नियमों का। अब देखिए कोई भी देश है, अब देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा और किसके पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, तो ये सब कहीं लिखा होना चाहिए कि नहीं। जैसे अभी आप लोग जानते हैं भारत में कितने प्रकार की सरकार है, 3 प्रकार की सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार। या सरकार या न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, ये सब इसकी संरचना कैसी है, क्या होनी चाहिए, किसको कितना शक्ति है, कितना पावर है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, संविधान से। तो संविधान क्या है, अगर संविधान एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, जिससे संबंधित देश का कानून व्यवस्था चलता है। दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, संविधान जो है यहाँ पे प्रशासनिक संरचना को निर्धारित करती है, और किसके पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, किसके क्या कार्य होने चाहिए या क्या दायित्व होना चाहिए, वो कौन निर्धारित करता है, संविधान। और इसके अलावा जो देश की सरकार का क्या लक्ष्य होता है, अब जैसे मान लीजिए सब देश का लक्ष्य होता है कि नहीं, जैसे हमें समाजवादी देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, हमें आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो इसके लिए नीति बनती है। अब ये नीति कौन बनाएगा, तो इसकी पहचान कहाँ से होती है, संविधान से। तो अगर संविधान आपसे पूछा जाए तो सिंपल एक लाइन में लिखिए, संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिससे संबंधित देश का शासन चलता है। अगर एक वाक्य में पूछा जाए तो सिंपल कहिएगा, संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिससे संबंधित देश का शासन चलता है। अब शासन कैसे चलेगा, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, ये सारे किसमें लिखे होते हैं, संविधान में लिखे होते हैं। अब जैसे भारत की मान चलिए, भारत को 3 अंगों में बांटा गया है प्रशासन को, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसकी चर्चा कहाँ पे है, संविधान में। कार्यपालिका का क्या काम होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या काम होना चाहिए, या जो विधायिका का क्या काम होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हमें कहाँ मिलती है, संविधान में। उसके अलावा शासन का स्तर कैसा होना चाहिए, केंद्र स्तर पे होना चाहिए, राज्य स्तर पे होना चाहिए, स्थानीय स्तर पे होना चाहिए, है कि नहीं, या किसको क्या शक्ति दी गई है, या जैसे मान के चलिए संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, संविधान का लक्ष्य क्या है, ये सब किसमें निर्धारित है, संविधान में। तो ये मान के चलिए एक लाइन का सवाल है, संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, जिससे संबंधित देश का शासन चलता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, संविधान सरकार की लक्ष्य को तय करता है, लक्ष्य को तय करता है, ठीक है, या संविधान ये हमें बताता है किस पद को कितनी शक्ति प्राप्त होती है। क्लियर है, तो आप लोग लिखिए, हेडिंग दीजिएगा संविधान
यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ लिखवा रहे हैं, लिखिए। लिखिए। हेडिंग है संविधान। संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिससे संबंधित देश का शासन चलता है, जिससे संबंधित देश का शासन चलता जिससे संबंधित देश का शासन चलता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। संविधान शासन की संरचना को निर्धारित करता है। 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 अगला पॉइंट, संविधान यह बताता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। संविधान यह बताता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है तथा संविधान शक्तियों का वितरण भी करता है। तथा संविधान शक्तियों का वितरण भी करता है। तथा संविधान शक्तियों का वितरण भी करता है। ठीक है। अब देखिए वितरण करता है का मतलब क्या, यानी किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन क्या करेगा। जैसे मान के चलिए विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना और ये देखना कि कानून सही से लागू हो रहा है कि नहीं। जनता का काम है जो देश की सरकार देश के प्रति उसके कुछ जवाबदेह है, उसका कर्तव्य निर्धारित करना, जनता को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, संविधान में। अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान देश की सरकार के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। देश की सरकार के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सिंपल सी बात है, संविधान ही यह है जो हमारे देश की सरकार का जो मूल स्रोत है, या देश के आर्थिक विकास का किसी चीज़ का जो मूल स्रोत क्या है, वो है संविधान। अब देखिए संविधान तो यहाँ कहते हैं, आप किसी प्राइवेट संस्था में भी जाइए या छोटे शहर में कुछ कानून में भी जाइए तो सबका अपना एक नियम कानून होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोचिंग की ही बात कर लीजिए तो कोचिंग का भी नियम है, जो क्लास के टाइमिंग क्या होगा, क्लास में कौन क्या पढ़ाएगा, किसका क्या काम है। अब जैसे बहुत सारे कोचिंग होती है जिसमें कई सारे स्टाफ होते हैं, है कि नहीं। अब किसका कोई मैनेजमेंट का काम देखता है, कोई अकाउंट्स का काम देखता है, कोई क्लास लेता है, तो सबका काम निर्धारित है कि नहीं। तो ये तो चलिए छोटा मोटा चीज़ है,
लेकिन जब इतना बड़ा देश चलाना है तो उसके लिए तो कानून होना चाहिए, और वो कानून कौन सा है? संविधान। अब देखिए कुछ जो है इसमें तथ्य देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश ने बनाया? दुनिया का पहला संविधान बना है सैन मेरिनो ने। कब? 1600 ईस्वी में। सैन मेरिनो किस महाद्वीप में है? अब ये नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था, यूरोप में हुआ करता था सैन मेरिनो। ठीक है, दुनिया का जो सबसे पहला संविधान बनाया गया है 1600 ईस्वी में, किसका? सैन मेरिनो नामक देश का। लेकिन वर्तमान में ये वही नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए जो अभी संविधान चल रहा है तो वो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? अमेरिकी संविधान। तो अमेरिकी संविधान जो है, जो वर्तमान में चल रहा है, जितनी संविधान अभी जितना संविधान चल रहा है अभी, तो उसमें जो सबसे पुराना संविधान है वो कहाँ का है? अमेरिकी संविधान। ये कब बना था? 1787 में। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण, दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण, दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण सैन मेरिनो नामक देश ने किया था। सैन मेरिनो नामक देश ने किया था। सैन मेरिनो नामक देश ने किया था। अमेरिकी संविधान सबसे प्राचीन संविधान है जो आज भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। तो भी लिख दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का। अगर ये कहा जाए वो कौन सा संविधान है या किस देश का संविधान है जो लिखा हुआ नहीं है? ब्रिटेन का। तो ये देखिए होता है क्या, हमने क्या कहा, संविधान नियमों का लिखित दस्तावेज है, लेकिन कुछ संविधान यानी कुछ याद, एकमात्र देश है अमेरिका इंग्लैंड जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो लिखिए ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र देश है, ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में दुनिया का सबसे प्राचीन या सबसे पहला संविधान कौन सा है, सैन मेरिनो या अमेरिका? अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो तब सैन मेरिनो, और अगर ऑप्शन में सैन मेरिनो ना रहे तो अमेरिका। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है जो ऑप्शन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारा सवाल जो होता है ऑप्शन के हिसाब से बदलता है। ठीक है, अब देखिए लेकिन अब हम लोग आते हैं भारतीय संविधान में, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, संविधान क्या है, नियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश का शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा दुनिया का सबसे पहला जो संविधान बना था सैन मेरिनो के द्वारा बना था, लेकिन जो वर्तमान में वो समाप्त हो चुका है, और जो अभी जीवित है ये चल रहा है, तो उसमें सबसे पुराना किसका है, अमेरिका का। तीसरा पॉइंट क्या था, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का, और वो कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटेन का।
अब देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान किसने बनाया? भीमराव अम्बेडकर ने। कब? भारतीय संविधान कब बना है? 1949 में। लेकिन क्या वो अचानक बन गया? भाई देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है जो अचानक नहीं होता है, लंबे संघर्षों के बाद ही बनता है। अब देखिए, भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं। अब कहाँ कश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ नागालैंड, कहाँ गुजरात। भारत में हजारों के तादाद में क्या है? जाति है, कई प्रकार के धर्म है, भाषा है, बोली है। अब देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ पे पहाड़ भी आपको मिलेगा, समुद्र भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, टापू भी मिलेगा, है कि नहीं? रेगिस्तान है कि नहीं भारत में? किस राज्य में? समुद्र तो भरा ही है चारों तरफ, टापू तो है। कौन कौन से टापू है? द्वीप, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है कि नहीं? इसके अलावा पहाड़ी तो है ही, पूरा उत्तर भारत में जो चले जाइएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब क्या है? सिक्किम, ये सब पहाड़ी एरिया ही है। अब मैदानी एरिया जो हम लोग का एरिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब पठारी एरिया है, पूरा तो दक्कन का क्षेत्र पठारी एरिया है। तो सोचिए, यहाँ इतना वैरायटी है, इतना विविधता है, तो इसके लिए कानून भी एक समान तो नहीं हो सकता है ना। तो उसको समायोजित करने के लिए जो कई प्रकार से जो है इसमें बदलाव किए गए, जैसे कई देशों का कानून पढ़ा गया, और पिछले कई वर्षों से जो छोटे मोटे कानून बनते रहे अंग्रेज़ों के काल में या उससे पहले भी बनते रहे, सबको ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया। तो संविधान जो बना है 1949 में, ये कई वर्षों के क्या विकास के साथ बना है। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास का चरण। तो संवैधानिक विकास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है ये अचानक नहीं बना है, कई वर्षों के अथक प्रयास से बना है। तो आप जो पहला हेडिंग आप लोग दीजिएगा वो है संवैधानिक विकास का चरण। संवैधानिक विकास का चरण। संवैधानिक विकास का चरण। संवैधानिक विकास का चरण। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसका राज होता था? या तो राजा का या नवाब का। अब ये जहां राजा और नवाब होता है वहां तो संविधान नहीं होता है, क्योंकि आगे आप लोग देखिएगा जो शासन व्यवस्था जो होता है वो दो तरह का होता है, राजतंत्र और लोकतंत्र। धर्मतंत्र भी होता है, लेकिन धर्मतंत्र भी राजतंत्र के अधीन ही होता है। राजतंत्र मतलब जहां राजा का शासन चलता हो, राजा हो या नवाब हो, बादशाह हो, निजाम हो, ठीक है। ऐसे शासन व्यवस्था में क्या होता है, राजा ही सबसे बड़ा सुपर पावर होता है। राजा ही जो कह दिया वही कानून बनता है, राजा जो निर्धारित करेगा वही नीति बन जाएगा, यानी सर्वे सर्वा कौन हो जाता है? राजा। वहाँ मौलिक अधिकार या कोई भी अधिकार दिया हुआ नहीं रहता। अगर राजा को अच्छा लगा तो अधिकार देगा, अगर राजा को अच्छा नहीं लगा तो अधिकार छीन देगा। तो अंग्रेज के आने से पहले जो कानून व्यवस्था चलता था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक था, यानी राजा नवाब के इच्छा पे ही देश का कानून या उसके राज्य का कानून चलता था। लेकिन जब अंग्रेज आएंगे तो उन्होंने क्या किया? राजतंत्र को तोड़ा और एक प्रकार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है।
शुरुआत पूरी तरह से नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होता है, तो शुरुआत कमी तो होता ही है ना। तो वो क्या करेगा, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरुआत किसने, कौन करेंगे, अंग्रेज, और धीरे धीरे वही आगे चल करके भारतीय संविधान बनेगा। अब देखिए, अब कहिए भारतीय संविधान में अंग्रेज क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे थे ना, तो आपको पता है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, है कि नहीं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, भारत आई। शुरुआत में ये जो आया था, इसका एक मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। लेकिन जब यहाँ कई वर्षों तक रहा तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जो यहाँ जब तक प्रशासन पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ व्यापार में बाधा के लिए बहुत सारे लोग थे, मराठा था, मुगल था, क्षेत्रीय राज थे छोटे छोटे। इसके अलावा जो यूरोपियन थे, पुर्तगाली, फ्रांस, डच, ये सब भी थे। तो अगर आपको मान से व्यापार पे राज करना है तो सबको तो टक्कर देना ही पड़ेगा ना। तो टक्कर देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शुरुआती दौर में कई सारे युद्ध लड़े ताकि अपने व्यापार को मजबूती दे सके और सुरक्षित कर सके। क्योंकि भाई मार्केट में कई सारे और व्यापारी हैं, फ्रांसीसी है, खासकर डच वाले हैं, इसको हटाना है। तो शुरुआत में क्या हुआ, इन पे जितने भी था ईस्ट इंडिया के जितने भी युद्ध लड़े, इसका खर्चा बढ़ते जा रहा था। ठीक है, खर्चा बढ़ते जा रहा था। इसके अलावा आपने देखा था 1765 में बंगाल की दीवानी भी किसको मिल गई, अंग्रेज को। बंगाल की दीवानी मिलने का मतलब क्या है, तो सोचिए भारत के सबसे धनी राज्य पर कब्जा कर लेना जहां पैसे की भरमार थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1660 में व्यापारी बन के आया था, तो 1765 में आते आते वो क्या बन गया, एक तरह से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया। कब, बंगाल में। अब देखिए, कोई व्यक्ति, कोई मान ब्रिटिश सरकार जिसको भारत भेजी है व्यापार करने के लिए, अब ये यहाँ के स्थानीय मुद्दे में उलझ गई और ये बार बार अंग्रेज से पैसा मांगना, ब्रिटिश सरकार से पैसा मांगते थे, तो हमें और पैसा चाहिए क्योंकि यहाँ जो खर्चा बढ़ रहा है। तो इनको लगता था, ब्रिटिश सरकार को लगता था भाई एक तो हम इसको व्यापार करने के लिए भेजें। जैसे मान चलिए अगर आपको कोई दिल्ली भेज रहा है आपके पिताजी बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो आप पैसा भेजिएगा घर की, पैसा आपको पापा आपको पैसा घर भेजे, वहाँ भेजेंगे दिल्ली। नहीं, आप करें आज ये खरीद लिए, कल वो खरीद लिए, तब तो भाई आप ही को भेजना पड़ेगा ना। तो इसी तरह क्या हुआ, कंपनी यहाँ आई इस उद्देश्य, भाई कोई कंपनी यहाँ आती तो उसको ये सोच के भेजा गया यहाँ आएगा, यहाँ से लाभ कमाएगा, उसको इंग्लैंड भेजेगा। लेकिन पता चला यहाँ ये युद्ध में उलझ गया, कभी जो यहाँ मैसूर से युद्ध कर रहा है, कभी बंगाल से युद्ध कर रहा है, कभी फ्रांसीसी से युद्ध कर रहा है। तो इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा ना, ताकि ये मनमानी ना कर सके। तो पहली बार जो कानून जो बनाएगा किसके लिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वो कब बनेगा, 1773। ठीक है, तो 1773 में जो कानून बनेगा तो वो कानून किसके लिए बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। क्योंकि यहाँ ये तो आ रहा है, यहाँ होता क्या था, अंग्रेज अधिकारी यहाँ आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रईस हो रहा है, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही है। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार होता ही ना। अब सोचिए आप किसी फैक्ट्री में या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, कंपनी डूब रहा है लेकिन आप करोड़पति बन रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है कानून बनाएगी। लेकिन हाँ, कानून बनाने का जो हम संवैधानिक परिचरण देखेंगे तो इसको दो भागों में देखेंगे। ठीक है, कैसे, तो संवैधानिक चरण के दो भाग होते हैं। जब आप घूरे रहते हैं ना, हाँ, तब आपका बहुत बढ़िया फोटो कहने मतलब चेहरा खराब है। नहीं, आपका
जो रहती है ना, विकास का चरण जो है, रोक दिए थे क्या? ठीक, संवैधानिक विकास का चरण जो है हम लोग दो भाग में देखेंगे। पहला भाग होगा जो 1773 से 1853 तक, और दूसरा चरण होगा 1861 से 1947 तक। आज के दो चरण क्यों कर रहे हैं, अनुमान लगाइए तो। क्योंकि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का फसल खत्म हो जाता है। हाँ, भारत की कौन था? कि 1783 से 1853 तक जो कानून बनेगा वो किसके लिए बनेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इसके बाद जो कानून बनेगा वो किसके अधीन होगा? ब्रिटिश ताज के अधीन। यानी कहने मतलब कि जो पहला चरण जो है 1773 से लेकर के 1853 तक ये कानून बनाया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, कितना पावर दिया जाएगा, वो पहले चरण में। लेकिन जब दूसरा चरण देखेंगे 1858, क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है 1857 में क्या हुआ था, और इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा। कब? 1858 से। ठीक है, तो 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज जो कहिए उसके अधीन कानून बनेगा, जिससे देश का शासन चलेगा। कब तक? 1947 तक। और अंततः इसके बाद हमारा संविधान बनेगा 1949 में। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है दो चरणों में हम लोग देखते हैं। पहला 1773 से लेकर के 1853 तक, और दूसरा 1858 से लेकर के 1947 तक। तो अगला नीचे लिखिएगा पॉइंट आप लोग, देखिए भारतीय संविधान के विकास के चरण को, भारतीय संविधान के विकास के चरण को दो भागों में बांट के देखा जाता है। पहला लिखिएगा, अगला पहला पॉइंट, देखा जाता है। पहला पॉइंट 1773 से लेकर 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित संवैधानिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित संवैधानिक कानून, संवैधानिक विकास, पारित संवैधानिक विकास। और दूसरा लिखिएगा 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज के अधीन निर्मित कानून,
ठीक है। यानी हमें अब जो देखना है 1773 से लेकर के 1947 तक कैसे कैसे कानून बना, क्या क्या बदलाव हुए, है कि नहीं, और आगे चल के हमारा संविधान बनेगा किन किन नियमों को रखेगा, किन किन नियमों को बाहर करेगा। तो पहला चरण तो है 1773 से लेकर के 1853 तक, क्योंकि इस समय जो कानून पारित हुआ था किसके अधीन हुआ था पारित? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन। और अगला चरण कब से होगा? 1858 से लेकर के, क्योंकि ये बदलाव होते रहता है। अब देखिए 1949 में भारतीय संविधान बनेगा तो उसमें भी तो कई सारे बदलाव हुए ना संविधान संशोधन के द्वारा, कि वह समय बदलता है तो कानून को भी बदलना आवश्यक। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, क्या समय के साथ कानून बदलते रहना चाहिए या घरेलू जीवन में भी? तो पहले देखिए, पहले बहुत कम लोग पढ़ने जाते थे, आज लोग हर कोई पढ़ रहा है। पहले लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता था, आज लड़कियां भी पढ़ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब डिमांड हो गया, अब समय आ गया जो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक आदमी की कमाई से तो घर चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। और देश के विकास में अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, है कि नहीं? अब खुद सोचिए, अगर आप जॉब करते हैं 50,000 रुपया महीना कमाते हैं और आपकी बीवी भी जॉब करके 50,000 कमाती है, तो सीधे डबल इनकम हो गया ना। और डबल इनकम हो गया तो जेब में अगर पैसा रहता है तो दिमाग भी बहुत चलता है, अगर जेब में पैसा ना रहे तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है। अब सोचिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपका कोई पैकेट मार लिए तो टेंशन लगेगा कि नहीं? तो पैसा तो जेब में रहता है तो दिल को थोड़ा सा क्या होता है, तसल्ली रहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पूरा परिवार को आगे आना पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो इसी तरह कानून भी बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हेडिंग दिया आप लोग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1608 में आ चुकी थी। इतने वर्षों तक वो मनमानी करते रहता था, ठीक है, बार बार कभी इधर युद्ध कभी उधर युद्ध, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। लेकिन उसके जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे वो धीरे धीरे रईस होते जा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा यार कि हम आपको बिजनेस करने के लिए भेजे, कंपनी डूब रहा है, आप बंगाल पे भी कब्जा कर लिए हैं, आप फ्रांस को भी बाहर कर दिए हैं, आप डच को भी बाहर कर दिए हैं, है कि नहीं? अब पूरा यूरोपियन केवल एकमात्र आप बचे हैं। मैसूर से भी आप लड़ ही रहे हैं, कभी मराठा से लड़ रहे हैं, तो हमें कुछ फ़ायदा कहाँ हो रहा है? अगर बाई चांस मान लिया आपको यहाँ भेजा गया है पढ़ने के लिए आपके पिताजी के द्वारा, ठीक है, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, पता चला यहाँ कभी मंगा रहे पिताजी ऑनलाइन पढ़ना है, कभी ये पढ़ना है, कभी ये नोट्स खरीदना है, कभी ये बुक खरीदना है, कभी ये खरीदना है, और इंटर में फेल कर जा रहे हैं, तो गार्जियन तो पूछेगा ना भाई, जो आपको पैसा जो दिया जा रहा है, आपको जिस काम से सहरसा भेजा गया है, तो आप उसमें सफल कहाँ हो पा रहे? तो फिर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो उसी तरह पहली बार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। यानी लगभग कितने साल के बाद? 1608 से जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 1773, कितना साल हो गया? 165 वर्ष। 165 वर्ष के बाद इस पे नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, ठीक है।
किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो पहला तो वही आप लिख लीजिए, लिखिए इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। नियंत्रण स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, देखिएगा इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है, सवाल पूछ दिया जाता है, आसान सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार नियंत्रण कब स्थापित किया गया? 1773 में। अब देखिए जब आप पढ़िएगा तो इस समय 1773 की बात है, इस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। कौन सा? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी कहने का मतलब जो अंग्रेज का था, 3 जगह से मुख्यालय था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों का अपना अलग अलग सोर्स था। लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया, जो तीनों को किसके अधीन कर दिया गया? तीनों प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी जो है अब सब पे कंट्रोल करेगा, चाहे वो मद्रास हो या बम्बई हो। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी इससे पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाने लगा? अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाने लगा? देखिए पहले क्या होता था, बंगाल का अपना एक गवर्नर होता था, मद्रास का अपना एक गवर्नर होता था और बॉम्बे का अपना एक गवर्नर होता था। 3 अलग अलग गवर्नर था ना। तो अब तीनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बड़ा गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का दन ये तीनों गवर्नर होता था। गवर्नर का पद समाप्त नहीं किया गया, एक नया गवर्नर जनरल पद बनाया गया। यानी 1777 के कानून के बाद बंगाल का गवर्नर अब किस नाम से होने जाने लगा? अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल पर कंट्रोल तो था भी, साथ साथ मद्रास और बम्बई पर भी हो गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तो पहला पॉइंट यहीं से लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा
तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। बंगाल के अधीन कर दिया। बंगाल के अधीन कर दिया। ठीक है, नीचे नोट कर दीजिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो यानी पहला लाइन तो यही है, 1773 के कानून में बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके अधीन बम्बई और मद्रास को भी शामिल कर दिया गया। अब देखिए, ये जो गवर्नर जनरल होता था, अब भाई जाहिर सी बात है, जो इतना बड़ा देश का प्रशासन चलेगा तो उसका अकेले व्यक्ति तो चलाएगा नहीं, तो गवर्नर जनरल का एक परिषद होता था। गवर्नर जनरल का परिषद, जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। ठीक है, गवर्नर जनरल को लगा करके 4 सदस्य। ठीक है, कि बस प्रशासन चलाने की टीम होना चाहिए। तो गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य, जिसमें एक सदस्य कौन था? गवर्नर जनरल भी था। तो नीचे ये भी नोट कर रखिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में कुल 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल के परिषद में कुल 4 सदस्य थे, लिखिएगा, कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ इसी कानून के द्वारा। जैसे क्या था पहले, आपने क्या हमने बताया, कंपनी डूब रहा है, लेकिन अधिकारी क्या हो रहे थे? रईस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अधिकारी क्या करते थे? राजा महाराजा से ज़बरदस्ती उपहार लेते थे। इसके अलावा अलग से अपना बिजनेस भी करते थे, निजी व्यापार भी करते थे, जिसके कारण क्या हो रहा था? अब मान के चलिए, कोई अगर सरकारी टीचर हो या सरकारी डॉक्टर हो, वो अपना स्कूल या क्लिनिक चला, इसके अलावा अलग से क्लिनिक खोल ले। चलिए मान लीजिए सरकारी डॉक्टर है, सदर अस्पताल में अपना क्लिनिक खोल लिया, तो कहाँ ज़्यादा फोकस करेगा वो? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ सदर अस्पताल में उसको 60-70 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। अगर बाहर में अगर साल में महीना में अगर 1-2 भी ऑपरेशन कर दिया तो 2 से 3 लाख रुपया उसको हो जाएगा। तो फोकस कहाँ करेगा वो? अपने क्लिनिक पे ना। या जो टीचर होता है, सरकारी टीचर, वो अपना अगर कोचिंग खोल ले तो उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा? कोचिंग पे। कोई सरकारी टीचर 40-45 हज़ार रुपया महीना मिलेगा, कोचिंग पे ज़्यादा मिल जाएगा, या हो सकता है एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ के जो अधिकारी थे अपना निजी व्यापार भी करते थे, तो उसका ज़्यादा ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के अपने व्यापार पे चला गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? जो निजी व्यापार पे रोक लगा दिया गया, और साथ में ही उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर तथा निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। रोक लगा दिया गया।
देखिए, आप पढ़े होंगे इसमें, इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई। ठीक है, तो 1773 के अधिनियम के द्वारा कहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई? कलकत्ता में। और इस उच्चतम न्यायालय के अधीन कहाँ कहाँ इसका कानून चलता? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यानी 1773 में ये कहा गया एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? कलकत्ता में। और जिसका नियंत्रण किस पे होगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, और इसी के आधार पे 1784 में, फिर 1774 में ये उच्चतम न्यायालय बनेगा। देखिए, चर्चा कब हुई? 1773 में, लेकिन ये बनेगा कब? 1774 में। और ये जो उच्चतम न्यायालय बनेगा, इसमें एक मुख्य जज होगा, ये चीफ जज होगा एलिजा एम्पे। कौन होंगे? जो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? एलिजा एम्पे। और इसके अंदर में 3 और जज होंगे, जिसका नाम होगा चैम्बर, लिसेस्टर और चैम्बर, लिसेस्टर और कौन बनेंगे? हार्डिंग। यानी इस उच्चतम न्यायालय में कितने जज होंगे? कुल 4, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा एलिजा एम्पे और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। ये बात कही गई। ठीक है, और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बात कही गई। देखिए, इस न्यायालय के एक मिनट, उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक था। ठीक है, देखिए, इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे।
तथा 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो देखिए 1773 का अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो कुछ बातें प्रमुख हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी पे पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई को कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इसलिए कहा गया क्योंकि गवर्नर से ऊंचा पद बना दिया गया है कि नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात की गई। और कब स्थापित हुआ? 1774 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाम्पी। और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया दिक्कत। ये जो बना दिया गया उच्चतम न्यायालय का, तो अब यहाँ कन्फ्यूजन होने लगा। क्या उच्चतम न्यायालय और गवर्नर जनरल का जो परिषद है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके अधिकारी क्या इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो समस्या तो हो ही गया। तो इसको ठीक करने के लिए एक कानून और आएगा 1781 में, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हिंदी में उसको कहते हैं संशोधित अधिनियम। तो अगला हेडिंग आप लोग दीजिए। हेडिंग दीजिएगा आप लोग। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, हिंदी में संशोधित अधिनियम 1781। संशोधित अधिनियम 1781। ठीक है, देखिए होता क्या है। 1773 का कानून बना, उस कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब यहाँ दिक्कत होने लगा, सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटिश अधिकारी जो है इसके बीच क्या संबंध कैसा होना चाहिए। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया था, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन केस चलाया नहीं जाएगा। जब तक आप स्टाफ हैं या अधिकारी हैं, आप पे केस नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने इस्तीफा दे दिया या आप कंपनी को छोड़ दिए हैं, तब आप पे केस चल सकता है। तो यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है या उच्चतम न्यायालय है, ये किसके लिए था? केवल भारतीय लोगों के लिए था। इस पे ब्रिटिश अधिकारी या कर्मचारी पे कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी और कंपनी के जो कर्मचारी थे, इसको इस न्यायालय से अलग रखा गया। इस पर इसका कानून लागू नहीं होता है। तो बस एक लाइन इसे लिखना है, लिख लीजिएगा। इस अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश अधिकारी एवं कंपनी के कर्मचारी को उच्चतम न्यायालय से अलग रखा। अर्थात कंपनी के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं होंगे। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, कानून तो बन जाता है, लेकिन क्या कानून सही से लागू होता है? नहीं होता है ना। 1773 में कानून बना, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस हिसाब से घाटा चल रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, वो बढ़ ही रहा था। यानी कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी होते थे वो पूरा मनमानी करता था, सरकार के किसी को बात को सीरियसली उतना लेता नहीं था। तो अब जाहिर सी बात है, कानून भी बन रहा है, उसका लागू भी नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून है, तो क्या लागू हो रहा है? चारों तरफ धड़ल्ले से शराब बिक रही है। तो इसीलिए 1784 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, इन्होंने खुद क्या किया, जो अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसके लिए? भारतीय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए। आप सोचिए, यहाँ खुद प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव रखना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई सीरियस मैटर तभी ना। तो 1784 में जो एक पारित कानून होगा, जो किसके द्वारा लाया जाएगा ये प्रस्ताव? विलियम पिट के द्वारा, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा लाया गया था? विलियम पिट के द्वारा। तो हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, पिट्स इंडिया एक्ट दे दिए हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें। अब देखिए कंपनी है, यहाँ जब भी हम लोग कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ लीजिए। अब ये कंपनी है तो इसका काम क्या है? व्यापार करना है कि नहीं? लेकिन उसके बाद व्यापार के साथ साथ ये कंपनी यहाँ क्या क्या है? राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप कर रहा है। तो कंपनी जो है, कंपनी पे दोहरा शासन नियंत्रण स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों? कंपनी देखिए, मनमानी तो कंपनी कर रहा था ना। अब ऐसा समझिए, कंपनी भारतीयों को भी नुकसान पहुंचा रहा था और वहाँ अंग्रेज को भी नुकसान
पहुंचा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे दोहरा नियंत्रण स्थापित किया और इसके लिए एक संस्था तो पहले से था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कहते हैं निदेशक मंडल। और एक देखिए, पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल। कोई भी कंपनी होता है तो उसको संचालित करने के लिए कुछ सदस्य होते हैं, कुछ डायरेक्टर मिलकर के निर्णय लेते हैं। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो तो पहले से चला आ रहा था। अब जैसे मान चले कोई कंपनी है, अब कंपनी इतना बड़ा कंपनी है जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, तो एक आदमी से चलने वाला तो है नहीं, तो 8-10 ऐसे करके कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर जो मिल के निर्णय लेते हैं। अभी भी आप जाइए, हर संस्था में डायरेक्टर होता है जो निर्णय लेता है। तो वहाँ एक दो नहीं, कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जिसको क्या कहा जाता था, निदेशक मंडल। अब एक होता अब नया जो बनाया गया वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ही, अब कौन बनाया गया, बोर्ड ऑफ यानी नियंत्रण मंडल। ठीक है, यानी कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसका काम क्या था, कंपनी के व्यापारिक मामले पर नियंत्रण स्थापित करना। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, कंपनी के व्यापारिक मामले को कंट्रोल करना। किसको करना, और कंपनी का जो राजनीतिक मामला है, यानी कंपनी के राजनीतिक मामले पर नियंत्रण। भाई कंपनी तो उस समय के व्यापार थोड़ा करता था, व्यापार के अलावा आप देख रहे हैं मैसूर से लड़ रहे हैं, मराठा से लड़ रहे हैं, उसके अलावा आप बंगाल पे कब्जा कर चुके हैं, प्रशासनिक कंट्रोल ले लिए है ना। तो इसलिए कंपनी पे कहा गया क्या, जो भाई सिर्फ ये तो जब से कंपनी बना तब से ये था ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता ही है जो इसको किस पे नियंत्रण करता था, व्यापार पे। लेकिन राजनीतिक नियंत्रण में स्थापित किया गया किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। यानी किससे लड़ेगा, क्या नीति अपनाएगा, किस राज्य के प्रति कैसा नीति अपनाएगा, वो कौन निर्धारित, किस पे निर्धारित होता था, नियंत्रण मंडल के द्वारा। तो यानी इस अधिनियम के द्वारा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा व्यापारिक मामले पर नियंत्रण स्थापित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक मामले। तो लिखिएगा, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लिखिए, अगला पॉइंट करके लिखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा
कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया। स्थापित किया गया अर्थात कंपनी के व्यापारिक मामले पर नियंत्रण के लिए कंपनी के व्यापारिक मामले पर नियंत्रण के लिए निदेशक मंडल तथा राजनीतिक मामले पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। ठीक है। यानी देखिए आपसे सिंपल पूछा जाता है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई है, तो है पीस इंडिया एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से चला रहा है कि जब से कंपनी है तब से, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ, इसके अलावा देखिए इस अधिनियम क्या हुआ था, अभी हमने क्या किया था, गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य होते थे, अब उसको घटा के 3 कर देगा। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। बंद कर दीजिए।